देखिए हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम भी कौन सी, एक तो होती है इन जनरल x प्लस ए टू द पावर n, जिसमें कि n आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। जैसे x प्लस ए का स्क्वायर हो गया, x प्लस ए का होल क्यूब हो गया, इस तरह से ये होल टू द पावर 6, होल टू द पावर 15, दोनों एक्सरसाइज जो हमारी थी उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम ऐसी आ रही है जिसमें ये n कुछ भी हो सकता है, फॉर एनी इंडेक्स। आप लोग हेडिंग डाल दें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब n हमारा 1 2 3 कुछ के भी हो सकता है, और चाहे तो आप -1 -2 -3 ले लें, चाहे आप उसको 3/2 ले लें, 5/2 ले लें, फ्रैक्शन ले लें, कुछ भी क्यों ना ले लें। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, फॉर एनी इंडेक्स का ये मतलब है कि आपके पास जो है n की वैल्यू 1 2 3 4 पुरानी जैसी तो हो सकती है, साथ ही साथ 1 की वैल्यू -1 -2 -3 भी जा सकती है, साथ ही साथ 1 की वैल्यू हाफ, 3/2, 5/2, यानी कि कैसी भी वैल्यू हो, सबके लिए जो है बाइनोमियल थ्योरम हमें अब आज डिफाइन करनी है, ठीक है ना। तो काफी कुछ इसमें पिछले से मिलता जुलता है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि जब फॉर एनी इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी जाती है तो ज्यादातर वो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में पढ़ी जाती है, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स की फॉर्म में डिफाइन होती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसमें से एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये इसकी बात खासियत होती है। आपको अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको वो बनाना पड़ेगा, कैसे भी बनाएं आप, वो एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो ये जब ये खुलती थी बाइनोमियल थ्योरम, तो NC0 NC1 NC2 NCT NC3 इस तरह से चीजें आती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा है कि जब इसको खोलेंगे आप, तो इसमें अगर आप फैक्टोरियल्स यूज करेंगे तो फैक्टोरियल्स इसमें माइनस के, फ्रैक्शंस के, ये सब नहीं डिफाइन होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे NC1 है तो NC1 जैसे ये आप सॉल्व कर लो, तो जैसे ये आता है NC0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, NC1 की 1 के लिए n आती है। NC2 जब खोलेंगे तो देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, सॉल्व कर दो इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका n बाहर, तो फैक्टोरियल -1, फिर n-1 भी बाहर कर लो, तो उस केस में क्या हो जाएगा n-1, तब फैक्टोरियल n-2 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। तो खोल के, और ये आपका n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2, ये आपका जो है NC2 की वैल्यू आएगी। NC1 की वैल्यू ये होगी, NC0 की वैल्यू ये होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में, NC वाले फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा तो फिर इस तरह से खुलेगा, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल्स हम इन सबका नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप आगे बढ़ के फैक्टोरियल काट दीजिए, और जो ये फाइनल वैल्यू निकलती है उसे हम यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन हो सकती है और ये नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो सकती है। तो इसलिए जो हम इसका एक्सप्रेशन पढ़ें, अगर कोई पूछे आपसे कि बाइनोमियल थ्योरम तो x प्लस ए टू द पावर n में होती थी, और आप जो है इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n में, तो ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है। और साथ ही साथ जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो NC वगैरह ना लिख के उनकी वैल्यू में सॉल्व करके फैक्टोरियल कटने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर लिखे जाते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल्स जो है वो केवल इंटीजर्स के डिफाइन होते थे, पहले इंटीजर चलता था तो हम उसमें कर लेते थे, अब जो है इसमें बाइनोमियल उसका फैक्टोरियल वगैरह से और NCR NC1 से NC2 इनसे कोई मतलब ही नहीं रह जाता आपका। जो बातें मैंने समझाई हैं इसके बेस पे अब हम फॉर एनी इंडेक्स के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम डिफाइन करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो इसमें देखिए इसमें जरा, यदि n कोई धनात्मक कॉमा ऋणात्मक, कुछ भी हो ले, ऋणात्मक कॉमा पूर्णांक या भिन्न हो, तो अगर आपके पास n की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना, पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव पूर्णांक हो जाए, या उसमें भिन्न भी हो जाए, नेगेटिव की भिन्न हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, तो आपका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इस फॉर्मेट में चलता है। केवल x प्लस ए वगैरह यहाँ कुछ नहीं है, अगर है आपको दिखता है तो आप उसे कॉमन लेके उस तरह का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, पहले आप देख लीजिए। इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1, जो NC0 होता था हमने उसकी जगह पे 1 लिख दिया है।
क्योंकि हम फैक्टोरियल सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, प्लस nx, क्योंकि nc 1 होता था और उसकी वैल्यू मैंने अभी सॉल्व करके आपको n बताई थी, तो अब n पड़ेगा केवल 1 प्लस nx। ये वही चीज है nc 0 और x टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो वो गायब हो गया और सिंगल इसकी वैल्यू a की वैल्यू 1 आ गई। ये इस तरह से पुट हुआ है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n तो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने देखे थे इस तरह के, लेकिन उसमें ये था इंटीजर था, तो nc0 nc1 पढ़ जाते थे, nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब। अब जो है वहां पे nc0 वगैरह ना पढ़ के आपके उसकी वैल्यूज पढ़ रही हैं। फिर उसके बाद प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ये अगला, ये हमने अभी निकाल के दिखाया था आपको, nc2 की वैल्यू ये इतनी होती है। ध्यान रखिए, दो एक ब्रैकेट, जैसे पहले इसमें ये 2 ब्रैकेट है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले में जैसे अब आप अपने आप ही लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। ये आपका उससे अगला टर्म चला जाएगा। प्लस सो ऑन करते करते अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो देखिए जनरल टर्म कितना होगा, एक्स टू द पावर आर आएगा, जिसमें हालांकि एक्स टू द पावर 1 2 3 एक्स की पावर आया आर आया है, लेकिन ये टी आर प्लस 1th टर्म होगा, टी आर प्लस 1th टर्म ये वाला होगा, उसमें आपका एक्स टू द पावर आर आता होगा। देखिए जो 3 पावर होती वही फैक्टोरियल में आता है, तो यहाँ पे अपॉन में फैक्टोरियल आर आता होगा। ऊपर देखिए n इंटू एन माइनस 1 और करते करते n माइनस 2 और करते करते देखिए 3 है तो 2 तक जाता है, तो r है तो r माइनस 1 तक जाएगा, यानी कि n माइनस आर माइनस 1। ये अब चाहे तो आप इसे बुक में खोल के n माइनस आर प्लस 1 लिख दें, तो वो अलग बात है। हमने तो एनालॉजी देखी किस तरह से बनाया जाएगा, तो इस तरह से वो बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक और खासियत इसमें होती है कि ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। पूर्णांक होते हैं यहाँ पे, इंटीजर होते हैं, तो 6 था तो 7 पद होंगे, 7 है तो 8 पद हो जाएंगे, एक ज्यादा पद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज चलती ही चली जाती है, इसका खात्मा कभी नहीं होता है। और एक कंडीशन है, जबकि ये वाली वैल्यू जो आपकी है x, वो आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर शॉर्ट में इसे लिख दिया जाता है मॉड ऑफ x लेस देन 1। मतलब ये वाली x की वैल्यू जो है, सीधी सी बात है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो 1 से छोटी होनी चाहिए। मेन फोकस इस बात पे है, ये x आपका 1 से छोटा होना चाहिए, और उस केस में जो है वो आपका जो ये एक्सप्रेशन काम करेगा और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम आती है फॉर एनी इंडेक्स। लिखने की और याद करने की कोशिश करिए। इस वाले टर्म में ध्यान दीजिए, जैसे 1 प्लस एन एक्स प्लस, अब n में से एक कम और हो गया है ना, और अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें भी फैक्टोरियल 1 बता देते हैं, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, कुल टोटल 2 टर्म होंगी, नीचे फैक्टोरियल 2 का और x का स्क्वायर, हर जगह 2 नजर आएगा आपको। क्यूब जाएंगे तो टोटल 3 टर्म होंगी, फैक्टर आपके वो n-2 तक ही जाएगा, क्योंकि शुरू वाला n हो जाता है ना। ऐसे ही इसमें देखिए n-1 n-2, ये वाला डिटेल में अगर हम देखें तो n-1 n-2, और ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या होगा, n- और जितना r है उससे एक कम, तो r-1। तो ये सॉल्व होके कभी कभी बुक में n-r+1 भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना, n इंटू n-1 इतना इतना। तो वो आप समझ सकते हैं, आपको ये प्रैक्टिस अब होनी चाहिए। चलिए मैं ये सीरीज लिखा रहने देता हूं, क्योंकि और कुछ मेन बातें इसके बारे में आपको बताता हूं। नीचे लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, वहां पदों की संख्या n+1 होती थी, यहां पे लिख दीजिए पदों की संख्या अनंत होती है। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। नंबर 2, NC0, NC1, NC2 इत्यादि का प्रयोग नहीं करा जाता है, इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। नेगेटिव वैल्यू के लिए इनका यूज अर्थहीन है, फ्रैक्शन नेगेटिव उनके लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए इनके नहीं यूज करते हैं। इसकी बजाय इनके मान का प्रयोग करते हैं, इनके मानों का प्रयोग करा जाता है। ये मान है,
NC1 का, ये मान है NC2 का, ये मान है एक्चुअली NC3 का, ठीक है ना, ये NC2, ये NC1, ये NC0 है, लेकिन वैल्यू रखोगे तो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि फैक्टोरियल काट चुके हैं हम अंदर। अब अगर इसको लिखोगे तो फिर तो फैक्टोरियल आएगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इनके मानों का प्रयोग करते हैं। ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट करिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, अगर कोई कहे इसमें मिडिल टर्म निकालो, तो चूंकि इनफाइनाइट टोटल टर्म्स हैं आप मिडिल टर्म नहीं ढूंढ सकते, कोई मध्य पद नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुल पद ही इनफाइनाइट है भाई। कुल पद अगर मान लिया सपोज करिए 15-20 कुछ होते हैं तो हम देखते कि हाँ भाई इवन है इनकी वैल्यू तो क्या केस बनाई, ऑड है तो क्या केस बनाई। यहाँ तो टोटल टर्म्स इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें कोई मध्य पद नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखिए। अब चौथे पॉइंट में देखते हैं कि आप अगर इस फॉर्म में 1+x की फॉर्म में नहीं दिया है तो आप उसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। चौथा पॉइंट, फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे आपकी, अब जैसे माहौल जैसा होता है ना, माहौल अपने लायक बनाने का, तो वो माहौल कैसे बनाएंगे। मान लिया सपोज उस फॉर्मेट में नहीं दिया है जिस फॉर्मेट में आपको थ्योरम लगानी है। मान लिया सपोज x+a⁴n की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कहा जा रहा है और ये n की वैल्यू n इंडेक्स है, मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन है या फिर आपका निगेटिव है, इस तरह की चीज नजर आ रही है, तो आपको 1+x में करना है, इसको 1+x में लाना है और 1+x⁴n में लाने के बाद ये आपका x जो है वो <<1 होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो सबसे पहले आप नजर मारेंगे इसके ऊपर, दो केस बनाएंगे हम। सबसे पहले आप नजर मारेंगे, सपोज देखिए x या तो ऐसे बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ x ग्रेटर देन a तो क्या करेंगे, और इफ x लेस देन a अगर है तो क्या करेंगे। या तो ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो जो बड़ा हो उसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे x बड़ा है यहाँ पे तो आप x⁴n बाहर ले लें, x बाहर लेंगे तो x⁴n हो जाएगा और अंदर 1+a/x⁴n बचेगा। देखिए बड़ी चीज कॉमन लेने से क्या होगा, बड़ी चीज कॉमन लेने से वो चीज नीचे जब अपॉन में जाएगी तो ये आपका मॉड x की वैल्यू <<1 हो जाएगी। आपको ये टर्म जो है वो x 1 से कम रखनी है, ये बात ध्यान रखा करिए। अगर आपका x छोटा है, a बड़ा है, तो आप a⁴n बाहर ले लीजिए, a को कॉमन ले लीजिए, बाहर आकर के वो पावर n लग जाएगी तो a⁴n हो जाएगा और अंदर आपका x/a+1⁴n बनेगा। इसे आगे पीछे कर लीजिए तो a⁴n 1+x/a⁴n। अब इसके ऊपर आप थ्योरम लगा सकते हैं, यहां भी अब आप इसके ऊपर थ्योरम लगा सकते हैं। नोट करिए इसे। एक बात और लिख लेते हैं इसमें, पांचवी बात, जनरल टर्म क्या होती है, हालांकि हम देख चुके हैं इसको। पांचवा लिख लीजिए, व्यापक पद क्या होता है। जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद, तो व्यापक पद आपका TR+1वां पद होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है n×n-1 n-2 सो ऑन। हमने अभी बताया था एक कम तक जाता है तो n-r-1, ऐसे ही आप ध्यान रखें इसे, और अपॉन फैक्टोरियल r x⁴r, ये आपका जनरल टर्म हो जाता है। याद करना इसे भी आसान है, कोई इसमें बड़ी वो बात नहीं है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 4+3x 1/2 का 1/2 का 4 पदों तक विस्तार करो। देखिए वैसे तो इनफाइनाइट होंगे, हमें पता है पावर हाफ है, पदों तक विस्तार करो। तो पावर हाफ है, इसका मतलब हमें पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन तो कहां तक खोलें, तो उन्होंने कह दिया आपसे कि 4 पदों तक विस्तार करो। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 1+x की पावर में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या बड़ा है क्या छोटा यहाँ पे आपको नहीं पता क्योंकि x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। 4 को कॉमन ले लीजिए, सॉल्यूशन में देखिए 4+3x⁴ है, इसमें से 4 को कॉमन लीजिए आप तो 4⁴ निकल के बाहर आएगा, ठीक है ना। अंदर बचेगा आपका 1+3x/4⁴, ये इज इक्वल टू हो गया।
अब इस पे बाइनोमियल लगा देंगे, तो देखिए बाइनोमियल, ये तो 4 का अंडर रूट हो गया, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, ये तो सॉल्व होकर नेक्स्ट लाइन में 2 हो जाएगा। इधर देखिए क्या होगा, इधर ब्रैकेट में आपका क्या चलेगा, 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब क्या है आपका हाफ, एक्स मतलब क्या है 3x/4। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2x², एंड चौथा पद 1 2 3, चौथा पद क्या होगा n इंटू एन माइनस 1/n-2 3 और x³ प्लस, बस 4 पदों तक चाहिए ना। तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू हाफ, एक्स की वैल्यू ये आई, प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो यानी कि आपका हाफ इंटू हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, और x का स्क्वायर यानी कि 3x/4 का स्क्वायर। अब अगला वाला मुझे लगता है उसमें नहीं आ पाएगा, तो मैं ये नीचे लिख रहा हूं, हाफ हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x/4 टू द पावर क्यूब। बस इतने तक ही खोलेंगे, लिख दीजिए कुल 4 पद, इसलिए हमने यहीं पर ब्रैकेट बंद कर दिया, अदरवाइज तो आगे भी जाना था इसने। अब ऊपर का मिटा देता हूं मैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना रह गया है बस आपको, ये 2 तो बाहर चलेगा आपका, और अंदर 1 प्लस, देखिए 3x/8, ये तो सॉल्व हो गया आराम से, प्लस अब ये देखिए हाफ, और हाफ में से बन गया तो माइनस हाफ आया, अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x²/4। बस अब माइनस देखिए, माइनस सी मल्टीप्लाई में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट जरूर लगा लिया करिए जहां पे माइनस हो, ताकि पता रहे, नहीं तो पता लगा हाफ माइनस हाफ कोई जीरो भी कर दे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे ही आपका ये थर्ड टर्म भी सॉल्व हो जाएगा प्लस, और उसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे, जो भी और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है, अगले वाले टर्म में और कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है, आप इसे कोशिश कर लीजिएगा। मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे लास्ट में, तो जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है मैं लिख देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लस 3/4x, देखिए ये 2 3 5 4, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, माइनस 9/64x² माइनस 9/64x² प्लस 27/512x³, ठीक है ना, और प्लस सो ऑन लगा के छोड़ दीजिए, हमने 4 ही पद खोलने थे तो 4 पद ये आ गए, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, इसको घर से करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। एक्चुअली हमने पुराने कंसेप्ट पे इतनी मेहनत कर ली है कि अब आपको ये चीजें बस ऐसे नजर आएंगी जैसे आप फिंगर टिप्स पे हैं आपके। क्वेश्चन है 1 माइनस x² टू द पावर 7/2, 1 माइनस x² टू द पावर 7/2 का 4 पदों तक विस्तार करें। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 पदों तक विस्तार करें, तो ये इसमें ये हो जाएगा, इसका आंसर मैं लिख देता हूं सीधे, 1 प्लस 7/2x4 प्लस 35/8 x टू द पावर 4 माइनस 35/16 x टू द पावर 6 प्लस सो ऑन, ये इसका आंसर आएगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम डिक्टो ये क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर भी नोट कर लें, और फिर इसे ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 के प्रसार में व्यापक पद बताएं, के प्रसार में व्यापक पद। हमने अभी थोड़ी देर पहले व्यापक पद का भी फॉर्मूला लिखा था, n इंटू n माइनस 1 अप टू सो n माइनस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r x टू द पावर r, तो उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, ये आ रहा है r+1 r+2 अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू द पावर r, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। व्यापक पद ज्ञात करें, जनरल टर्म निकालना था केवल, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। देखिए फैक्टोरियल आर की कैलकुलेशन कुछ टर्म ऊपर से कटेंगी, वो आंसर से आपको पता लग जाएगा अगर आपको दिक्कत होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पहले करे हुए हैं।
4 माइनस थ्री एक्स टू द पावर माइनस हाफ के प्रसार में x टू द पावर 5 का गुणांक बताइए। x टू द पावर 5 का गुणांक बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आज ही सुबह हमने किया था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जो किसी भी एक्सप्रेशन में x टू द पावर 5 का गुणांक कैसे पता लगता है। तो हम मान लेंगे, माना r प्लस 1वें पद में, r प्लस 1वें यानी कि जनरल टर्म में x टू द पावर 5 का गुणांक आता है। तो अब आप क्या करोगे, टी आर प्लस 1वां टर्म लिखोगे, n इंटू एन माइनस वन अप टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन तक जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर x टू द पावर r। इसमें क्या करोगे, वैल्यूज लिख लोगे यहां से, और इससे पहले आपको इसे सही करना पड़ेगा। देखिए इसको 4 कॉमन लेंगे आप, ठीक है ना, तो 4 कॉमन लेने के बाद 4 टू द पावर माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस 3x टू द पावर 4 टू द पावर माइनस हाफ, इसका जनरल टर्म आप लिख रहे हो यहाँ पे। और यही बात, इस अगर आपने इसके बात को ध्यान नहीं रखा तो यही चीज क्वेश्चन को गलत भी करवा देगी। आपका जो TR प्लस 1वां पद आएगा, इस एक्सप्रेशन का निकालोगे आप, केवल इस एक्सप्रेशन का TR प्लस 1वां पद करके 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 जो भी आएगा, ये 4 टू द पावर माइनस हाफ आपका आगे तक चलेगा। समझ रहे बात को, आप इसको यहीं पे लगा लीजिए, TR प्लस 1 में ये मल्टीप्लाई में तो लगा ही रहेगा ना, इज इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस हाफ, ये चलता रहेगा। ये तो आपने जनरल टर्म इसका लिख दिया, मल्टीप्लाई में ये भी तो जाएगा, जो बाहर आपका ये ब्रैकेट के बाहर लगा रहेगा, ये सीरीज बन गई, उसके अंदर एक टर्म उठा लिया आपने जनरल टर्म, ये बाहर जो लगा है वो एज इट इज लगा रहेगा। ये बात, क्योंकि ऐसा काम वहां नहीं करना पड़ता था हमें जब पुराने क्वेश्चंस होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस सीरीज का लिखने के लिए, अब देखिए इसमें कितनी वैल्यू आएगी, 4 टू द पावर माइनस हाफ, और n आपका कितना है, माइनस हाफ, फिर n माइनस वन यानी कि माइनस हाफ माइनस वन, सो ऑन करके करके अपॉन फैक्टोरियल r, और x टू द पावर, x का मतलब कितना है यहाँ पे, माइनस का 3x अपॉन 4 टू द पावर r। अब देखिए एक समस्या आती है कि हम इसे कहां तक खोलेंगे जाके, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, और r की वैल्यू भी अननोन है, वही निकालनी है। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि अगर आप इस तरीके की बजाय आप थोड़ा सा ये कर लें कि r प्लस 1 का कंसेप्ट ही आप छोड़ दो, क्योंकि जनरल टर्म में आपका r नहीं निकल पाएगा, आप क्या वैल्यू वहां पे पुट करोगे, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप ये देखिए, इसका एक्सपेंशन जब करोगे 1 माइनस 3x बाई 4 टू द पावर माइनस हाफ, तो पहले टर्म में 1 आएगा, अगले वाले टर्म में 3x बाई 4 आएगा, उससे अगले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, जब 3x बाई 4 का स्क्वायर करोगे, उससे अगले वाले टर्म में एक्स क्यूब आएगा, उससे अगले वाले टर्म में x4 आएगा, और उससे अगले वाले टर्म में x5 आएगा। कहने का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो ये आप पहले ही कैलकुलेट कर लो कि छठे पद में आएगा, तो उस हिसाब से आप उसी पद की एग्जैक्ट वैल्यू रख दो जा करके। स्पष्ट है कि छठे पद में x टू द पावर 5 आएगा। तो T6 ही निकालो बस सीधे, T6 इक्वल टू यानी कि T5 प्लस 1 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू होगा जाकर के कितना, अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3x अपॉन 4 टू द पावर 5, और ऊपर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस 4 तक जाएगा, एक कम तक जाता है ना, n माइनस 4 तक जाएगा, और ये गुणांक जो 4 टू द पावर माइनस हाफ है, ये आपका चलता रहेगा। इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर माइनस हाफ, इसको चाहे नीचे ले जाके 1/4 टू द पावर हाफ कर लो, ये 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू आप माइनस हाफ रख दें, तो माइनस हाफ माइनस -1, माइनस हाफ -2, माइनस हाफ -3, माइनस हाफ -4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 को भी खोल लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर -1 टू द पावर 5 यानी कि क्या होगा, -1 का पावर 5 माइनस ही रहेगा, तो वो -1 शुरू में ले आओ,
और x टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 5। ये पूरा सॉल्व करेंगे आप। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आ रहा है ये आप चेक करिए, 7 इंटू 3 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 19, इतना आएगा जा करके। समझिए इसको एक बार कैसे हुआ है ये, और बताइए मुझे अगर कोई समस्या है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी है, वो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैक्सिमम टर्म का भी देख लेते हैं, वो भी उसके लिए भी वही कंसेप्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए एक, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15/2, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15/2 के प्रसार में संख्यात्मक रूप से, के प्रसार में संख्यात्मक रूप से महत्तम पद ज्ञात करें, महत्तम पद ज्ञात करें जबकि x इक्वल टू 2/3, जबकि x इक्वल टू 2/3। तो देखिए मैं इसका भी हिंट दे देता हूं, ये बिल्कुल सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा था कि महत्तम पद के लिए कंडीशन कौन सी निकल के आती थी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू a बाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। याद करिए, ये याद है आपको? इसमें से r की वैल्यू निकालते थे, r लेस आर इक्वल टू कुछ आता था आपका। उसके बाद अगर r की वैल्यू आपकी इंटीजर आती थी, इंटीजर आई है, जैसे मान लिया r जो है वो लेस आर इक्वल टू 5 आया, तो r की वैल्यू आपकी 4,5 हो जाती थी, यानी कि टर्म कौन से हो जाते थे, tr+1 एक ज्यादा, यानी कि t5 और t6 ये महत्तम पद हो जाते थे। और अगर आपका फ्रैक्शन आता था, मान लीजिए जैसे r की लेस आर इक्वल टू 3 1/2 आया, तो फिर r की वैल्यू केवल एक 3 ले लेते थे, यानी कि t4 चौथा पद मैक्सिमम हो जाता था। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे x हो जाएगी, n आपका 15/2 हो जाएगा, और यहाँ से r निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में r की वैल्यू जो है आपकी 17, r लेस आर इक्वल टू 17/5 आया है, यानी कि लेस आर इक्वल टू 3 to 2/5, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू इसका मतलब 3 हो जाएगी, अतः चौथा पद जो है वो महत्तम होगा, चौथा पद महत्तम होगा। इसे अब आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू पीछे की तरह है। ये वाला पार्ट जो है बाइनोमियल थ्योरम का, ये समझ लीजिए कि 40% नया थोड़ा सा समझना है, वो भी समझना है, कोई है नहीं, और बाकी सारा पिछले से आपके कंसेप्ट्स रिलेट कर जाते हैं। तो जब आप चौथा पद निकालेंगे, इसका आंसर जो आ रहा है 715/54, ये आंसर आ रहा है। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा फिर। इसके बाद हेडिंग डालें एक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसी चीज का यूज फिजिक्स में भी ज्यादातर होता है। कभी कभी हमने एरर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें एरर वाले चैप्टर में भी आप याद रखिए, एक जगह पे हमने जब डिवीजन के बारे में देखा था, तो वहां पे भी बाइनोमियल थ्योरम का यही वाला फॉर्मेट यूज हुआ था अप्रोक्सीमेशन निकालने का। हेडिंग डालिए, सन्निकट मान ज्ञात करना। टू फाइंड approximate value। देखिए we know that 1 प्लस एक्स टू द पावर मॉड एक्स लेस देन 1, और तब 1 प्लस एक्स टू द पावर n, एन इंडेक्स के लिए 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस तरह के टर्म होते हैं। ये तो पता ही है हमें, अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपका ये x जो है 1 से अगर छोटा है, तो जब आप ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये छोटी आएगी, और जब 1 से छोटे का स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। और अगर आप मान लिया सपोज करिए x³ अगले टर्म में आएगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है, इसमें कहने को तो इनफाइनाइट टर्म्स है, लेकिन सबसे पहला सबसे बड़ा पद होता है, फिर उससे छोटा 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 छोटा, इस तरह से छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है।
और अगर कहीं आपने ऐसा कर दिया कि मॉड एक्स की वैल्यू इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, अगर एक से बहुत ही छोटा हो गया, तो फिर तो ये वाले इतने छोटे होने लगते हैं कि आप या तो 2 ले लो या 3 ले लो, बस उसी से आपका काम चल जाता है। तो उस केस में अगर हम 2 पद ले लें इस केस में, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप और या फिर अगर आप तीसरा पद भी लेना चाहो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और आगे के टर्म हम छोड़ सकते हैं। यदि x लेस देन 1 तो x के उच्च घात वाले पद छोड़े जा सकते हैं। तो छोड़ दें अगर हम x के हायर पावर, तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर से ही छोड़ दो अगर सारे, तो ये रह जाएगा। और अगर आप और आगे लेना चाहते हो तो और ये वाली जो वैल्यू आती है इनको कहा जाता है सन्निकट मान। देखिए आपने कुछ ना कुछ छोड़ा तो है, भले ही बहुत छोटा था लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ा है, इसलिए आपका ये आंसर जो है एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो अच्छी तरह काम कर लेते हैं। आप उनको चाहे जितने 100 पदों तक कर दीजिए, चाहे 200 पदों तक करिए, वो अपना कैलकुलेट करके और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग चूंकि हाथों से कैलकुलेशन करते हैं इसलिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो जब फिजिक्स में हमने वो पढ़ाया था डिवीजन वाला मेथड, आप ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस एन एक्स, उस टाइम मैंने केवल इतना बता दिया था कि एन यहाँ पे आ जाता है, बस इतना ध्यान रख लो, क्योंकि फिजिक्स में उतना ध्यान रखने से ही काम चल जाएगा। लेकिन मैथ्स में हमारे पास देखिए बायनॉमियल थ्योरम हमने पूरा पढ़ा, फिर फॉरेन इंडेक्स जब पढ़ा तो उसमें एक कंडीशन निकल के ये आती है। इस कंडीशन का जो है वो ध्यान रखिएगा हमेशा, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये लास्ट टॉपिक आपका था, बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं तो फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है देखिए 515, ये सन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पर ही था, पर ही है 1/3 टू द पावर 1/3 का मान दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध निकालिए। का मान दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध निकालिए। देखिए 515 का क्यूब रूट है, इसमें आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना चाहिए कि 515 का अगर क्यूब रूट 1/3 है, तो इसमें अगर हम 512 लिख दें इसको, तो ये 8 का क्यूब होता है। 8 इंटू 8 64 हुआ, और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48 और 3 51, 512 होता है। तो 512 प्लस 3 टू द पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है वो 512 को अगर हम बाहर ले लें, या इसको पहले आप 8 का क्यूब लिख दीजिए प्लस 3 टू द पावर 1/3। अब 8 की क्यूब बाहर लाएंगे तो 8 के क्यूब का पावर 1/3 हो जाएगा बाहर आने पे, अंदर जो है 1 प्लस 3/8 का क्यूब बचेगा टू द पावर 1/3। ये 3 पावर कट जाएंगी, ये बचेगा 8, और अंदर 1 प्लस 3/8 का क्यूब टू द पावर 1/3। अब देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एनी इंडेक्स है इसलिए, और यहां पर देखिए 3/512, यानी कि एक्स से 1 से तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो आप इसे एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंड कर दीजिए 3 टर्म तक कर दीजिए, चाहे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतने टर्म तक एक्सपेंड करते हैं कि 3 अंकों तक जो शुद्ध निकालना है, तो 3 अंक तक जीरो अगर आने लगे, तो यानी कि जैसे मान लिया सपोज करिए आपका 0.123 आ रहा है, कोई आ रहा है 0.023 आ रहा है, तो 3 अंकों तक वैल्यू जुड़ रही है ना। लेकिन अगर चौथी वैल्यू आने के 0.00056, तो अगर इसको आप इसमें जोड़ भी देखो तो 3 अंकों तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इतने टर्म लेने चाहिए कि ऐसा आने लगे जब कि 000 3 अंकों तक भी जीरो, 4 अंकों तक भी जीरो आ रहा है, तब उसके बाद कुछ भी आए, यानी कि वहां से आप छोड़ सकते हो। तो आप इस सीरीज को खोलेंगे, देखिए मैं इसमें हिंट देता हूं आपको। इसको क्या, देखिए कैलकुलेशन आपने ही करनी है, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए काम यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 8, अब देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब 1/3 हो गया, और एक्स का मतलब 3/8 का क्यूब हो गया, ठीक है ना, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, यानी कि 1/3, 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक्स का स्क्वायर यानी कि 3/8 के क्यूब का स्क्वायर। देखिए कितना ज्यादा बनेगा जाकर के ये,
कितना मतलब छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 8 ब्रैकेट 1 प्लस दूसरे टर्म की वैल्यू आती है 0.01, ये कैलकुलेट करिएगा आप, 5625 प्लस अगले टर्म की वैल्यू आती है 0.4 बार 0, 1 2 3 4 4 बार 0 और 305 प्लस सो ऑन और भी कर दीजिए। अब देखिए 3 टर्म तक निकालना था हमें, तो ये चौथा वाला टर्म तो कुछ भी नहीं आएगा आपका, शुरुआत के ही 2 टर्म जुड़ करके आंसर आ जाएगा आपका। इसका जो आंसर आ रहा है मैं इसका लिख देता हूँ 8.016, 8 तो है ही, 8.016। देखिए यही 3 टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये 6 का राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा, बस ये वाला तो इसको कुछ जुड़ेगा ही नहीं, 3 प्लेस तक करना था, तो इतने से ही काम चल गया हमारा। यानी कि ये क्वेश्चन 1+nx से भी खोल देते हैं हम केवल, तो भी काम कर जाता। ये हमने एहतियात के तौर पे खोल लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 प्लेस से पहले ही कुछ नंबर आने लगे या चौथे में आ जाए, चौथे वाला इससे जुड़ करके कुछ और हो जाए, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो बहुत ही छोटा है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और हिंट दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे 100 का घनमूल, 100 का घनमूल दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध निकालिए, जैसे ये क्वेश्चन है मान लिया। अब देखिए 100 की रेंज पहचानिए, 100 के आसपास जिसका क्यूब रूट निकलता हो। तो देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 100 का क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 100 यानी कि 100 टू द पावर 1/3। तो देखिए 125 5 का होता है, तो 125 माइनस 5 1/3 लिख दीजिए। अब इसको आप ये देखिए 5 का क्यूब हो गया माइनस 25 टू द पावर 1/3, 5 का क्यूब बाहर निकालिए, तो 5 का क्यूब की पावर 1/3 बाहर, यहाँ 1 माइनस 25/5 का क्यूब। देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये, 25 5 का स्क्वायर है और ये 1/5 आएगा, 5 का क्यूब, ये 3 कट गए, तो ये 5 बचा बस, अंदर 1 माइनस 1/5 टू द पावर 1/3। अब इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, ये सॉल्व होके आ रहा है 4.65, 4.65 इसका आंसर आ रहा है। तो इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, या व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा बाइनोमियल चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और कल से जो है हम सारणिक स्टार्ट करेंगे। सारणिक एक आसान चैप्टर है, सबको इसे ध्यान से देखना चाहिए। जो बच्चे मतलब पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल फील करते हैं उनको भी सारणिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों के लिए, तो इसको जरूर देखिएगा और इसका यूज करेंगे ध्यान से, तो ये आपको 3rd सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो वहां भी आपके ये काम आएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, धन्यवाद।